हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई व्याकरण भाग के अंतर्गत ही हैं और आज हम लोग व्याकरण भाग के अंतर्गत श्रुति समभिन्नार्थक, तत्सम तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द इसके संबंध में जानेंगे। इसके पहले की कक्षा में बच्चों मैंने आप लोगों को व्याकरण भाग के अंतर्गत ही आपके कई टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उन वीडियोस को देख लें ताकि व्याकरण का पोर्शन उनका कंप्लीट हो जाए, उन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और आज हम लोग इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग व्याकरण का जो पोर्शन बच्चों आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, वो 8 नंबर का आता है, ये आपको मालूम है। और इसमें आपके कई प्रश्न, कई टॉपिक्स होते हैं जो कि अलग अलग एक एक प्रश्नों के होते हैं। विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची और आपके भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण, ये सभी जो है आपके आते हैं। और उसमें एक प्रश्न आपका होता है, यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार रूपांतरित करिए। ये प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 3 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और तीनों ही जो हैं वो अलग अलग टॉपिक को रिलेट करते हैं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आपको एक टॉपिक से आता है, तो आपको निश्चित रूप से हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा में प्रयोग इसके संबंध में जान लिया, विशेषण का प्रयोग इसके संबंध में भी जान लिया, नहीं जोड़ना या हटाना, लिंग वचन एवं कारक परिवर्तन, वाच्य एवं काल परिवर्तन, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी बच्चों, तो आप उसे देख करके उसे कंप्लीट कर लीजिए। और आज हम लोग तत्सम तद्भव और शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इसके संबंध में देखेंगे। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इन तीनों टॉपिक को समझने के लिए बच्चों, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इजी हैं। इसमें जो भी प्रश्न आते हैं बहुत ही सामान्य से आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है, तो ये आपको आता है। तत्सम शब्द दिए हैं, तद्भव में चेंज करना है आपको, तद्भव शब्द दिए हैं, तत्सम में चेंज करना है, इस तरह का ही प्रश्न आता है। लेकिन इसके लिए आपको जानने की आवश्यकता है कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के हैं, ठीक है, परंतु हिंदी में बिना परिवर्तित हुए प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम यानी संस्कृत के जैसा, यानी उसके जैसा। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है उसके जैसा, यानी संस्कृत में जो शब्द हैं सेम वही शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लग गए, इसलिए इसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, और यदि उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त करें तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत के उन शब्दों को ही थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी संस्कृत से ही उद्भूत हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो उससे हम हिंदी के शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जननी ही है संस्कृत। ठीक है, तो जितने भी शब्द मिलेंगे आपको वो हिंदी संस्कृत के ही हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है, ये आपको मालूम ही है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों का जो अर्थ है वो यही है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए वो तत्सम हो गए, और जो थोड़े से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए वो तद्भव हो गए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये, बस आपको थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ना है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। जैसे कि यहाँ पर तद्भव शब्द है आम, ठीक है, लेकिन तत्सम में वही चीज़ हो जाएगी आम्र, यानी मूल जो शब्द है संस्कृत का वो है आम्र, उसका हो गया आम, परिवर्तित रूप हो गया आम। ठीक है, यहाँ पर तद्भव रूप है गेहूं, और इसको संस्कृत में कहते हैं यानी तत्सम में कहते हैं गोधूम। ठीक है, किवाड़, ये क्या है, तद्भव रूप है, और इसको हम संस्कृत में तत्सम रूप में कपाट कहते हैं। ठीक है, कान, और इसका तत्सम रूप है कर्ण। कुम्हार, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं
उसे हम तत्सम में कुंभकार कहते हैं। ठीक है, बहु उसे हम संस्कृत में यानी तत्सम में वधू कहते हैं। दही ये हमारा हो गया तद्भव रूप, और दधि ये क्या हो गया, ये संस्कृत का शब्द हो गया तत्सम शब्द। कछुआ, कछुआ ये तद्भव शब्द है, और कच्छप ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आँख ये तद्भव हो गया, और उसी को हम अक्षी, अक्षी कहेंगे, ये तत्सम शब्द है। आग और अग्नि ये क्या है, तत्सम शब्द हो गया। हाथ उसका हस्त, इसे तत्सम शब्द में कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ उदाहरण है, और आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक उठाइए और उसमें इस टॉपिक को उठाइए, तत्सम से तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, आपको ढेर सारे शब्द मिल जाएंगे। उसको आप 2 से 4 बार पढ़िए और निश्चित रूप से आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि कई बार पढ़ने से क्या होता है कि हमें शब्द याद हो जाते हैं, हमारी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा आप शब्दों को पढ़ेंगे तो उससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और आपके शब्द तैयार हो जाएंगे। और ऐसे ही बस आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि मान लीजिए आम ये प्रश्न दिया गया है और इसका तत्सम रूप बताना है आपको, तो आम्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आएगा कि किसी 2 का या किसी 1 का आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ढेर सारे शब्दों को पढ़ लीजिए तत्सम और तद्भव के, तो आपको जानकारी हो जाएगी और आपकी कंप्लीट तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द। ठीक है, यानी कई शब्द हैं, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम परिभाषित रूप में देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्यांश के स्थान पर अथवा शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसके अर्थ को भली भांति संक्षेप में बताते हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, गांधीर्य आ जाता है, जो दूर की आ जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जो दूर की बात सोचें के लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। यानी यहाँ पर क्या है कि शब्द समूह यानी कई शब्द हैं, पूरा एक वाक्य है, लेकिन उस पूरे वाक्य को अगर हम संक्षिप्त रूप में कहना चाहें तो हम एक शब्द के माध्यम से उस बात को कह सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द। ठीक है, शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप को ही हम यहाँ कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो जीता न जा सके, यानी जैसे जीता ना जा सके, जिस पर विजय ना प्राप्त की जा सके, तो उसके लिए एक शब्द है अजेय, यानी वो सबसे अजेय है, यानी सबसे जीता हुआ है वो। जो समय बीत चुका हो, अतीत। ठीक है, यानी बीत चुका है। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य, जहां नहीं जाया जा सकता। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य, यानी जो बहुत मूल्यवान है, अमूल्य है, उसकी जो कीमत है वो आप नहीं जान सकते। गर्मियों की छुट्टियां, उसके लिए एक शब्द है ग्रीष्मावकाश। ठीक है, जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी। जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, अगोचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो इस संसार का नहीं है, अलौकिक। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, उसकी तुलना के योग्य कोई नहीं है, यानी अतुलनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर कई ऐसे वाक्य हैं जिनको हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द आपको व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे, आप उसे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को पढ़िए और ये सारे जो शब्द हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ही उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है हम लोग उसको देखते हैं, कुछ 1-2 उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, विष्णु शर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे कुल ये आपका रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो अच्छे कुल को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो विष्णु शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे। आपको इसी तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, आपने तैयार तो किया है इस तरह से पूरा, आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इस तरह का वाक्य पूरा जरूरी नहीं है कि आए, इसे पूरा कह सकते हैं कि किसी एक
वाक्य के अंतर्गत ये शब्द आपको आ सकते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है, तो आप पढ़िए बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दे की बहुत चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर बहुत चर्चा, ये आपका रेखांकित शब्द है और इसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग आपको करना है। तो उत्तर हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुचर्चित है, यानी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है। ठीक है, यानी ये कविता क्या है, मेरी मौलिक है, तो किसी की नकल नहीं है, नकल नहीं है तो यानी मौलिक है। तो ये सीधा सीधा वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अत्यधिक वर्षा के कारण सारी फसल चौपट हो गई। ठीक है, अत्यधिक वर्षा ये आपका रेखांकित शब्द है और इस रेखांकित शब्द के स्थान पर एक शब्द को प्रयुक्त करना है, इसको पूरे वाक्य को परिवर्तित करना है आपको। तो अत्यधिक वर्षा का अर्थ होता है अतिवृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि के कारण सारी फसल चौपट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है आपका जीवन भर, इसे आपको चेंज करना है किसी एक शब्द में। ठीक है, इस पूरे वाक्य को। तो आपने क्या लिखा, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, यानी जीवन भर को आपने किस शब्द में चेंज किया, आजीवन। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि रेखांकित शब्द को आप चेंज कीजिए और उस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया बच्चों कि शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द किस तरह से आपको प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को पढ़िए और समझ लीजिए। 2-4 बार जब आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों श्रुति समभिन्नार्थक या समानाभास शब्द। ठीक है, श्रुति समभिन्नार्थक यानी सुनने में जो शब्द समान लगते हैं लेकिन होते वो अलग हैं, उनके अर्थ जो हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जो समान आभास दे रहे हों लेकिन वो अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे ही हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक या समानाभास शब्द। ठीक है, तो वर्तनी में भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का इतना कम अंतर होता है कि वह समान सुनाई देते हैं। ठीक है, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समानाभास या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समझ में आ गया कि किसे हम कहते हैं, क्या कैसे शब्दों को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अंश। अंश क्या है, अंश का अर्थ होता है भाग। ठीक है, किसी एक का पार्ट। ठीक है, लेकिन जब अंश हम बोलते हैं तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि अंश ही बोल रहे हैं, यहाँ पर श और स। ठीक है, लेकिन उच्चारण का जो अंतर है वो इतना कम है कि लोगों को लगता है कि ये सेम ही है। ठीक है, एक जैसा लगता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो गए। तो अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, जैसे अंक, अंक का अर्थ होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई भाग। ठीक है, अविराम, अविराम का अर्थ होता है निरंतर यानी लगातार बिना रुके। अभिराम का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर, अच्छा। ठीक है, जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा, जरा का अर्थ होता है कम, थोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से तुरंग, तुरंग कहते हैं हम घोड़ा को। ठीक है, लेकिन अगर हम तरंग बोलते हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि हम तुरंग ही बोल रहे हैं। बहुत ही कम अंतर है उच्चारण का। तरंग का अर्थ होता है लहर। ठीक है, दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला और नीर का अर्थ होता है जल। ठीक है, प्रसाद का अर्थ होता है अनुग्रह या कृपा, लेकिन वहीं प्रासाद का अर्थ होता है महल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, आपकी प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, प्रसाद, प्रासाद। लेकिन लोग जो सामान्य रूप में जब बोलते हैं ना तो उसको उच्चारण उनका जो है वो बहुत ही
आराम वाला हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो लोग रेगुलर बोलते बोलते क्या होता है कि वो वैसे ही बोलने लग जाते हैं। जैसे प्रसाद है तो प्रासाद को भी वो प्रसाद ही लगता है कि वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसे शब्द जो है सुनने में तो लगते हैं एक, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो इससे कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती है ना बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पानी शब्द है तो पानी का अर्थ होता है जल, पानी, पानी जो है यहाँ पर उसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। बलि का अर्थ हो गया बलिदान, बलि यहाँ पर शक्तिशाली, ठीक है, बलिशाली है वो, ठीक है। तो इस तरह के शब्द होते हैं जिनको हम अगर उच्चरित ढंग से ना करें, जैसे बड़ी की मात्रा है थोड़ा जोड़ के दे करके करना है, कोई भी शब्द ऐसा है, कोई भी मात्रा है, उसको हम अगर सही ढंग से उच्चरित नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो शब्द है वो ऐसा लगेगा कि वही शब्द है, यानी दोनों ही शब्द जो हैं एक जैसे हैं, बलि बलि दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही हैं, ठीक है। हरि, हरे रंग वाली, यानी यहाँ पे कलर है, हरा रंग है, हरि ये विष्णु है, हरि यानी हरे रंग, यहाँ पे जोर दे करके हमने बोला, यानी हरि चूंकि बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, हरि यहाँ पर ये क्या है, भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है, भगवान विष्णु का एक नाम है, ठीक है। तो इस तरह के ही शब्द हैं जो कि आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है इससे रिलेटेड उसके भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पे, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीर शब्द है, ये रेखांकित शब्द है आपका, और इसके स्थान पर आपको सही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला, लेकिन नीर का अर्थ क्या होता है, जल। तो निश्चित रूप से पक्षी जो है अपने जल में नहीं आएंगे, वो कहाँ आएंगे, अपने घोंसले में आएंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पे है, मेरा लक्ष्य एक सफल चिकित्सक बनना है। यहाँ पर लक्ष्य ये क्या है, लक्ष्य ये एक रेखांकित शब्द है, इसकी जगह पे आपको सही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाख चिकित्सक, एक सफल चिकित्सक तो नहीं बनना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या इसका उत्तर हो जाएगा, मेरा लक्ष्य एक सफल चिकित्सक बनना है, यानी उसका जो एम है वो एक सफल चिकित्सक बनना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, यानी चर्म जो है ये रेखांकित शब्द है, इसकी जगह आपको सही शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। यदि बाढ़ पीड़ितों को अवलंब सहायता न भिजवाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अवलंब सहायता, ठीक है, अवलंब जो है रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर आपको सही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यदि बाढ़ पीड़ितों को अविलंब सहायता नहीं भिजवाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, यानी बिना विलंब किए ही अगर सहायता नहीं पहुंचाई गई तो बेकाबू हो जाएगी स्थिति। तो इस तरह से ही जो शब्द हैं बच्चों वो आपको आएंगे परिवर्तित करने के लिए, यानी आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो शब्द हैं इनको आप पढ़िए, किसी भी व्याकरण की पुस्तक से पढ़िए और कई बार पढ़िए। आप हर दिन इसको पढ़िए, 10-10, 20-20 शब्दों को पढ़िए और आपके बहुत सारे शब्द तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ये जो व्याकरण का पोर्शन है श्रुति समभिन्नार्थक, ये टॉपिक जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीनों ही टॉपिक मैंने आपको समझा दिए बच्चों, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तत्सम तद्भव और शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे और आपके जो प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया, ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए आपको। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे और चूँकि आपके जो प्रश्न हैं बच्चों वो बहुत इजी आते हैं, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण का आपका भाग बहुत इजी है, व्यवहारिक व्याकरण ही आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप पढ़िए, रोज़ रोज़ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य आपके तैयार हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे। बस एक बार मोटे मोटे जो नियम हैं
उनको आप समझ लीजिए, उसको ज़रूरत है आपको समझने की, तो आपको आसानी हो जाएगी। जब बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको उत्तर देना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। और बच्चों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।